Hello everyone, I am your biology educator Biochar. Please do like and subscribe my channel. Previous पार्ट में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हमने कैरियोकाइनेसिस को कम्प्लीटली कवर कर लिया था। कैरियोकाइनेसिस हमें पता है जब सेल डिवीजन होता है उसमें दो फेज होते हैं, इंटर फेज होता है और एम फेज होता है। इंटर फेज में तीन फेज होता है, G1, S एंड G2। इन तीनों फेज में हमारे जो ऑर्गेनली होती है वो डबल होते हैं। एस फेज में हमारा DNA डबल होता है और फिर एम फेज आता है जिसे हम माइटोसिस फेज कहते हैं। उस फेज में हमारा सेल का न्यूक्लियस डिवीजन होता है और फिर हमारा साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जो कि उसमें चार पार्ट होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके पास साइटोप्लाज्म का डिवीजन आता है जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इस वीडियो में हम साइटोकाइनेसिस से कवर करेंगे। तो साइटोकाइनेसिस मीन्स होता है कि अब साइटोप्लाज्म हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो जब सेल की ग्रोथ हो गई तो वो एक सेल में दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, दो न्यूक्लियस बन गए। अब बारी आती है कि साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करना है। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर का फॉर्मेशन हो जाएगा जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा। मीन साइटोकाइनेसिस जो होता है वो लास्ट प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का। डिवीजन ऑफ साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, सेल डिवीजन एंड डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और सेल डिवीजन एंड हो जाएगा विद द साइटोकाइनेसिस। ये लास्ट प्रोसेस होता है। जैसे साइटोकाइनेसिस हुआ, दो डॉटर सेल बन गई। अब एक डॉटर सेल अगले वाले सेल डिवीजन में चली जाएगी अगर उसे जाना होगा, जरूरत होगी, अदरवाइज वो परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ऑर्गेनली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड डिवाइडेड इक्वली इनटू टू डॉटर सेल्स। जैसे जब हमारा सेल न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, उससे पहले हमने G1 और G2 फेज में देखा था कि हमारे सारे ऑर्गेनली जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब दो हो जाते हैं। जैसे गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब डबल हो जाते हैं। तो उसका भी डिवीजन जो होता है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया इस वाले सेल में जाए, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया उस वाले सेल में जाए, क्योंकि दोनों सेल को एरोबिक रिस्पिरेशन करना रहेगा, तो इसलिए वो भी इक्वली डिवाइड होते हैं। तो साइटोकाइनेसिस मतलब होता है ये, जैसे ये हमारा एक सेल है, ये हमारा एक न्यूक्लियस था, नॉर्मल सेल है, जिसका DNA हम मान लेते हैं 2C है और जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2N है। जब इसका ग्रोथ होने के बाद ये पहुंच गया टीलोफेज के लास्ट स्टेज में, जिसमें दो न्यूक्लियस है। इसमें देखा गया तो एक इसके पास जो एक न्यूक्लियस था उसके पास 2C था और क्रोमोसोम नंबर 2N था। इसके पास भी 2C था, क्रोमोसोम नंबर 2N था। तो ओवरऑल पूरा सेल में देखा गया तो पूरे सेल में 4C और 4N क्रोमोसोम, मतलब 4C DNA था, मतलब डबल DNA था और डबल क्रोमोसोम था। फिर जब साइटोकाइनेसिस हुआ फिर दो इक्वल डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस डॉटर सेल में 2C DNA हुआ और 2N क्रोमोसोम हुआ, 2C DNA हुआ और 2N क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया, जो कि सेम अमाउंट है हमारे पेरेंट सेल का। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। और ये जो साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में डिफरेंट प्रोसेस से होता है, क्योंकि प्लांट सेल में हमारे पास सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में हमारे पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो दोनों का साइटोप्लाज्म का डिवीजन मेथड डिफर होगा। तो प्लांट के सेल में तो वॉल हो गई तो उसका कुछ और होगा, एनिमल सेल के पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो उसका मेथड डिफरेंट होता है। एनिमल सेल की पहले हम बात करते हैं। अपीयरेंस ऑफ फॉरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जॉइन इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू सेल। मतलब ये हमारा एक सेल है जिसके पास दो न्यूक्लियस है, ठीक है, दो न्यूक्लियस है और ये हमारा DNA है और ये क्रोमैटिड है, ठीक है। अब ये होता है कि ये जो सेल होता है जो ये हुआ है, ग्रो हुआ है, जब इसको साइटोप्लाज्म की डिवीजन आती है तो ये फॉरो करता है, ऐसे ऐसे गड्ढे टाइप का क्रिएट करता है। ये जा करके बाहर से अंदर की तरफ सेंटर पे मीट करते हैं और फिर दो इक्वल डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, दो इक्वल डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें जो हमारा ये पेरेंट सेल होता है, मान ली इसके पास 2C और 2N होगा तो इसके पास भी 2C 2N होगा, 2C 2N होगा। तो ये बाहर से अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म का डिवीजन किया, पेरीफेरी टू सेंट्रल, तो इसलिए इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल। तो एनिमल सेल में बाहर से अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आकर के डिवाइड करती है। एनिमल में बाहर से अंदर की तरफ डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। ये बार बार लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए दो स्टेटमेंट देगा। क्या आएगा, एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्मिक का डिवीजन होता है सेंटर टू पेरीफेरी होता है या पेरीफेरी टू सेंटर होता है, तो वो पेरीफेरी टू सेंटर होता है। और जब अभी आप प्लांट सेल का भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें सेंटर टू पेरीफेरी होगा, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो अब प्लांट सेल की बारी आती है। प्लांट हैव एन एक्सटेंसिबल सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल होती है जिस वजह से इसका जो साइटोकाइनेसिस
इसका मेथड होता है वो डिफर होता है। सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्टेड इन द सेंटर एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। मीन्स हमारा ये सेल है, सेल वॉल है, इसके अंदर हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा दो न्यूक्लियस है आफ्टर द टेलोफेज। तो यहाँ हमारे सेंटर से सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा पेरीफेरी साइड में। एरो आप देखिए बाहर की साइड जा रही है, सेंटर टू पेरीफेरी। इस वाले में देखो बाहर से अंदर की तरफ आ रही, पेरीफेरी टू सेंटर। तो आउटवर्ड मीट करेगी एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल, जो पहले से लेटरल वॉल है, ये जो लेटरल वॉल है उससे मिलेगी। द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल बाय सेल प्लेट मेथड। जब आप हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ेंगे, आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन को शुरू होने से पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर कवर इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब आपको इसमें मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जो भी ऑर्गेनेली होते हैं वो डबल होंगे, तो आपको पहले ऑर्गेनेली के बारे में पता तो होना चाहिए। अदरवाइज आप कहेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है सेल में, ये गोल्गी बॉडी क्या होता है सेल में, कैसे सेल में क्यों प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। तो ये डिफरेंट हमने पूरा कंप्लीटली मतलब स्टडी किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो आपको उसमें जब आप सेल वॉल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मेरे लेक्चर में आप देखेंगे सेल वॉल का फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सेल प्लेट मेथड क्या होता है। प्रोफेज में जो कुछ स्पिंडल फाइबर रह जाते हैं उसके ऊपर गोल्गी बॉडी आकर के सेक्रीट करने लगती है पेक्टिन। पेक्टिन से फिर हमारा सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, फिर वो सेल प्लेट आगे कन्वर्ट हो जाती है और सेक्रेशन के बाद मिडिल लेमिला में। मिडिल लेमिला के अंदर प्राइमरी सेल वॉल होती है, फिर उसके अंदर सेकेंडरी वॉल होती है। तो ये आपको डिटेल में, अब मैं हर वीडियो में एकदम डिटेल में तो करूंगी नहीं क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी बहुत बड़े होते हैं, तो आपको ये चीज़ मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ, लेकिन अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वो वन शॉट में भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो सेल प्लेट मेथड से फॉर्म होता है सेल वॉल, और जिसे हम मिडिल लेमिला कहते हैं। जैसे ये हमारा, फिर भी बता देते हैं, ये हमारा सेल है, दो न्यूक्लियस हो गया, तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो ये जो होता है ये हमारा मिडिल लेमिला हो जाता है, जो कि बीच में ऐसा स्पेस रहता है जो हमारा प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है, मतलब ये ऐसा लाइन बन गई, ये खाली रहता है जहाँ से आयंस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते हैं। इसके अंदर जो होती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है, फिर उसके अंदर सेकेंडरी वॉल होती है, ये चीज़ होता है। तो द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल बाय सेल प्लेट मेथड रिप्रेजेंट मिडिल लेमिला बिटवीन द वॉल ऑफ द टू एडजेसेंट सेल। ये प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में, यहाँ पे भी प्राइमरी वॉल होगी, सेकेंडरी वॉल होगी, तो ये जो होता है ये मिडिल लेमिला इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। साइटोकाइनेसिस हो गया। अब हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ डिवाइड होते जाता है, मतलब उसमें सेल नहीं डिवाइड होता है, मतलब साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड होता है। जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखेंगे तो उसमें एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन भी कैरियोकाइनेसिस के एक प्रोसेस से होता है, जिसमें हमारा सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है। मेगास्पोर मदर सेल जो होती है उसमें जो मेन जो मेगास्पोर मदर सेल होती है जिससे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, उसकी जो न्यूक्लियस होता है उसमें सिर्फ न्यूक्लियर डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जिसमें कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करता है। तो कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलो साइटोकाइनेसिस, मतलब एक सेल से दो न्यूक्लियस बन गया, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गया, दो से चार बन गया। ऐसी कंडीशन को हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं, सिंकाइटियल कंडीशन कहते हैं, कॉनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। ये तीनों नाम थे। ये जो होता है जब फंगल में होता है तो इसे जब फंगल के हाइफे में मोर देन वन न्यूक्लियाई पाए जाते हैं तो उसमें उस कंडीशन को हम कॉनोसिटिक कहते हैं। जो हमारा इंडोस्पर्म होता है जब उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट देखी जाती है तो उसमें हम ये वर्ड यूज करते हैं। और सिंकाइटियल जब हमारे मतलब मसल्स के सेल में मसल्स के फाइबर होते हैं जैसे, तो उसके अंदर हमें बहुत सारे न्यूक्लियस, तो उस टाइम हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइम पे हम डिफरेंट लेकिन सब में हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो मोर देन वन होता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि कैरियोकाइनेसिस हुआ, जो कि साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं किया। लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। फंगी हाइफे हो गया। अब बात करते हैं ये हो गया, तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्या होती है। पहली बात तो माइटोसिस जो होता है वो सिर्फ डिप्लॉयड सेल में रिस्ट्रिक्टेड होता है, कुछ एक्सेप्शन के साथ। मतलब अगर आपको माइटोसिस करना तो आपको उसमें क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड होना चाहिए, 2n की कंडीशन होनी चाहिए। तो कुछ एक्सेप्शन के तौर पे देखा जाए लोअर प्लांट, क्योंकि एल्गी जो होता है उसकी जो बॉडी थैलस होता है वो n होता है, मतलब हैप्लॉइड होता है। और इंसेक्ट में जो मेल हनी बी होता है उसका जो
मेल हनी बी होता है उसमें जो क्रोमोसोम का सेट होता है वो n होता है, लेकिन जो फीमेल क्वीन होती है उसके पास 2n होता है। तो 2n में जब गैमेट का फॉर्मेशन, मतलब फीमेल में जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम मियोसिस यूज होता है। लेकिन जब मेल हनी बी में जिसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम n होता है, तो जब उसमें गैमेट का फॉर्मेशन करने के लिए तो हम उसमें माइटोसिस यूज करते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जिसमें हम माइटोसिस का यूज करते हैं इन हैप्लॉइड सेल। अदरवाइज माइटोसिस का जब भी मतलब डिवीजन होता है तो वो हमेशा डिप्लॉइड सेल में ही होता है। तो माइटोसिस में एक सेल होती है जो कि पेरेंट सेल होती है, वो ग्रो होती है इंटरफेज और एम फेज पे जा करके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। वो डॉटर सेल क्लोन होती है, मतलब अपने पेरेंट सेल का कॉपी होती है, एकदम सेम टू सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसमें रहेगा और इक्वल अमाउंट भी रहेगा। तो 2 डॉटर सेल विद द सेम जेनेटिक मटेरियल। सेल का ग्रोथ होती है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होता है, उस रेशियो को गेन करने के लिए अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है वो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। तो वो डिक्रीज होता है, उस डिक्रीमेंट को दोबारा से रीगेन करने के लिए हमारा सेल डिवाइड करता है। तो ये सेल डिवीजन प्रोसेस आगे होता है। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या, इसकी जरूरत क्या है? तो पहली बात, किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। जैसे हम एक सिंगल सेल से बने हुए हैं, मतलब हमारी पूरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम है और हमारी पूरी बॉडी एक सिंगल जाइगोट के सेल से फॉर्म हुई है। तो उस जाइगोट में जो डिवीजन हुआ है जिससे हमारे हर ऑर्गेनली, हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम, जो भी चीजें बनी वो माइटोसिस प्रोसेस से ही बनी है। तो ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल रिपेयर, सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द स्किन एपिडर्मिस, जब हमारी एपिडर्मिस स्किन की लेयर पे अगर हमारी स्किन की लेयर डैमेज हो जाती है, कट लग जाता है या मतलब उस वहाँ पे डैमेज हो गई, तो उसको रिपेयर करने के लिए तो हमारी दोबारा से एक लेयर फॉर्म होती है। तो उसकी फॉर्मेशन के लिए भी माइटोसिस प्रोसेस ही इन्वॉल्व होता है, वही फॉर्म होता है। जब हमारे कुछ सेल जैसे इंटेस्टाइन की गट्स की लेयर होती है, अगर उसके सेल डेड हो जाते हैं, ब्लड सेल डेड हो गए, तो हमें पता है उसको भी मतलब दोबारा से जनरेट करने के लिए हमारा माइटोसिस प्रोसेस ही इन्वॉल्व होता है। अब हम ब्लड सेल की बात करें तो आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होती है वो 120 डेज होती है। और 120 डेज के बाद आरबीसी जो हमारे स्प्लीन और लीवर सेल में जाकर के डैमेज हो जाता है। जैसे स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। तो जब वो डैमेज हो गया तो अब हमारी बॉडी में जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कैरी करने के लिए हमें रेड ब्लड सेल की अभी भी जरूरत होगी। तो अब आरबीसी का फॉर्मेशन हमारे बोन मैरो में होगा, लेकिन मेथड क्या होगा, वो माइटोसिस मेथड से होगा। तो सेल लाइनिंग ऑफ द गट और ब्लड सेल के फॉर्मेशन में माइटोसिस इन्वॉल्व होता है। डैमेज एंड लॉस्ट सेल, जब भी हमारे बॉडी में कोई सेल डैमेज हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है तो उस डैमेज सेल को दोबारा से उसकी जगह को फुलफिल करने के लिए माइटोसिस प्रोसेस होता है। उसी के मतलब उसी की सेल के दूसरे सेल में माइटोसिस प्रोसेस होगा और फिर उस जगह को दोबारा सेल से भर दिया जाएगा और दोबारा से वो नॉर्मल जैसा दिखने लगेगा। तीसरा चीज उसका, जो प्लांट में हमें पता मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कि एपिकल में हो गया और रूट एपिकल, शूट एपिकल मेरिस्टम में हो गया, लेटरल मेरिस्टम हो गया। तो इन सब के जो सेल होते हैं वो माइटोसिस ही करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ही करते हुए रहते हैं। तो उस टाइम भी माइटोसिस प्रोसेस इन्वॉल्व होता है प्लांट की ग्रोथ, हाइट बढ़ाने में, गिर्थ बढ़ाने में। तो उस टाइम भी माइटोसिस इन्वॉल्व होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल और लेटरल मेरिस्टम में माइटोसिस मतलब प्रोसेस हो करके वो सेल, मतलब ये एक सेल है, 1 से 2 सेल होगा, ये 2 से 4 सेल, सब मेरिस्टेमेटिक माइटोसिस प्रोसेस ही इनमें इन्वॉल्व होता है। जिसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ होती है थ्रू आउट द लाइफ होती है। ये आपको जब आप प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि कब प्लांट की, किसमें प्लांट की ग्रोथ पूरी थ्रू आउट द लाइफ होती है। प्लांट में, एनिमल में अप टू अ लिमिट होती है, बट जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर से एनिमल सेल में जब किसी भी सेल का लॉस्ट हो जाता है तो उस लॉस्ट को सेल को दोबारा रीगेन के लिए फिर से सेल डिवीजन हो जाता है। लेकिन प्लांट सेल में ये सेल डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है। तो ये हो गया। अब माइटोसिस कंप्लीटली फिनिश हो गया, क्योंकि माइटोसिस देखा जाए तो मेन है हमारे लिए, लेकिन मियोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब हमारा देखा जाता है कि जो हमारी जैसे गैमीट, हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारे पेरेंट्स के स्पर्म और ओवम, स्पर्म फादर से और ओवम मदर से मिल करके, एग मिल करके एक जाइगोट बनता है। तो अगर पेरेंट्स से भी, अगर वो गैमेट में 46 मान लो, अगर मान लेते हैं स्पर्म में भी 46 आए, ओवम में भी 46 आए, तो हमारे पास जो होगा 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास 96 क्रोमोसोम हो गए तो हम अपने पेरेंट्स के क्रोमोसोम से डबल क्रोमोसोम में आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जेनेटिक हमारा जो जीन का जो मतलब एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो ट्रांसफर होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए उस
तब मियोसिस प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट आया और इन्वॉल्व हुआ कि हाँ, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो डायरेक्ट आधा हो जाता है। मतलब अगर हमारे पास 46 है तो अब हम जो हमारा सेल बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होगा। तो एक 23 क्रोमोसोम्स हमारे पेरेंट्स से, मम्मी से, एक 23 क्रोमोसोम हमारे पापा से मिलकर के 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे और हमारा जो इंफॉर्मेशन, जो हमारा नंबर सेम टू सेम हमारे पेरेंट्स की तरह रहेगा। तो ये जो जीन का इंफॉर्मेशन होती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन कि हाँ, जितना कंटेंट हमारे में है उतना ही कंटेंट हमारे पेरेंट्स में भी है, तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ द गैमेट, मतलब एक 2n गैमेट से n गैमेट का फॉर्मेशन हो गया n क्रोमोसोम नंबर का, फिर वो n और n मिलकर के 2n जाइगोट जो कि हूबहू हमारे पेरेंट्स के नंबर के बराबर होगा। तो गैमीट के फॉर्मेशन के लिए ही मियोसिस इन्वॉल्व होता है। तो आपसे कहते हैं मियोसिस का यूज़ कब आता है? मियोसिस का यूज़ हमेशा सिर्फ और सिर्फ गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पे ही आता है। अगर गैमीट का फॉर्मेशन ना करना रहे तो कभी भी मियोसिस जैसा प्रोसेस जो होगा वो यूज़ ही नहीं होगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया कि हेल्प टू रिटेन द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट इन द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो कि हमने बताया कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमारा जो क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहे, ऐसा ना रहे कि हमारे पेरेंट्स में 46 है और हम जो प्रोजेनी उनसे बने हैं उसमें 92 क्रोमोसोम आ जाए। तो ऐसा इस तरह का प्रोसेस ना हो, तो ये मियोसिस जैसा प्रोसेस आया। और इसमें जो होता है हमारा क्रोमोसोम नंबर, इस प्रोसेस में जो हमारा पेरेंट्स का क्रोमोसोम नंबर होता है वो जस्ट आधा हो जाता है गैमेट्स में। फिर दो गैमेट्स आपस में मिलते हैं, आधा आधा करके पूरा एक जैसा 46 क्रोमोसोम मिल जाता है और हमारा जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो रिस्टोर हो जाता है। और जो ये मियोसिस होता है ना, वो वेरिएशन को परमिट करता है जो कि इवोल्यूशन प्रोसेस से नेसेसरी होता है। जैसे कि जब आप आगे मियोसिस पढ़ोगे तो उसमें जो प्रोफेज 1 होगा वो माइटोसिस के प्रोफेज से बहुत डिफर होगा। इसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल का मतलब एक्सचेंज होता है। जब हमारा गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे, उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है। कुछ एक होमोलॉगस क्रोमोसोम का दूसरे में ट्रांसफर होगा, दूसरे का पहले वाले में चला जाएगा। तो ये जो चीज़ होती है ये हमारी बॉडी में हम अपने पेरेंट्स से डिफर रहेंगे जेनेटिक मटेरियल में। तो वो वेरिएशन क्रिएट करने के लिए ये मियोसिस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि माइटोसिस प्रोसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जीन का जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। तो इस वेरिएशन को आगे करने के लिए नेसेसरी होता है, वेरिएशन नेसेसरी होता है इवोल्यूशन के लिए। इवोल्यूशन चैप्टर एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आपको पढ़ा रहेगा नेचुरल सिलेक्शन, नेचर उसी को सेलेक्ट करता है। नेचुरल सिलेक्शन जो कि जिसके अंदर जीन का इवोल्यूशन होगा वही उसे नेचर सेलेक्ट करेगा। फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विन की थ्योरी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो ये वेरिएशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है मियोसिस से। अभी आप कहेंगे हमने इवोल्यूशन, अगर हम आपको सारा इवोल्यूशन यहीं पढ़ा देंगे फिर आगे आपका जो 12th में एक चैप्टर आएगा उसका इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आप बस यहाँ पे देख लीजिए कि अगर वेरिएशन, जैसे हम अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये जो जीन में हमारे चेंजेस हुए हैं ना उसकी वजह से। तो ये वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है मियोसिस में, और माइटोसिस में 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन होता था। इसमें 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है और क्रोमोसोम नंबर जस्ट आधा होता है। देखो n क्रोमोसोम नंबर होता है। वी कम अक्रॉस मियोसिस बाय गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल से। हमने मियोसिस के बारे में पता किया या जाना ड्यू टू द गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस की वजह से, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में हमें क्रोमोसोम का नंबर जस्ट आधा चाहिए होता है, जबकि माइटोसिस में वो जैसा पेरेंट्स के पास रहता है उतना ही क्रोमोसोम नंबर रहता है। और प्लस ये वेरिएशन क्रिएट करता है मतलब डीएनए में, जेनेटिक मटेरियल में। पेरेंट, अब हम बात करते हैं कि मियोसिस कैसे आगे बढ़ता है। हमारा पेरेंट सेल है, मान लो उसके पास 2C डीएनए है, 2C डीएनए है और उसके पास क्रोमोसोम नंबर 46 है। 46 क्रोमोसोम है, वो G1S और G2 इंटरफेस से गुजरा, जो कि इंटरफेस 95% टाइम टेकिंग होता है उससे गुजरा। इसका जो डीएनए एस फेज स्पेसिफिक फेज होता है जहाँ पे डीएनए का डबल होता है। तो एस फेज में हमारा 2C डीएनए से ये 4C में कन्वर्ट हो गया। अब ये 4C डीएनए जो कन्वर्ट हुआ है, अब ये मियोसिस 1 में आगे जाएगा। मियोसिस 1 में जब ये जाएगा तो ये कैरियोकाइनेसिस 1 में जाता है। जैसे अगर ये हमारा सेल है तो ये जो हमारा क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन जब भी हमारा सेल
सेल डिवीजन में जब तक नहीं जाता है तब तक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। इसलिए हमें नॉर्मल सेल में कभी भी क्रोमोसोम देखने को मिलेगा ही नहीं, हमेशा हमें नॉर्मल सेल में हमेशा क्रोमैटिन देखने को मिलेगा। तो जब इंटरफेज में सेल होता है तो उस टाइम उसका जो मटेरियल, डीएनए का मटेरियल जो डबल हुआ रहता है वो क्रोमैटिन ही रहता है, जो कि एक दूसरे से इस तरह से टेंगल्ड होते हैं कि वो आप मतलब लगता ही नहीं कि डीएनए यहाँ पे डबल है, सब ऐसा लगता है एक ही है। तो फिर अब ये जाता है इंटरफेस के बाद मियोसिस में, जो कैरियोकाइनेसिस इसका फर्स्ट स्टेप होता है। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में भी इसके पास 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। प्रोफेज फिर फर्दर डिवाइड होता है, जो कि आगे अभी हम मतलब कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे। जब ये प्रोफेज टीलोफेज तक आता है फिर अब हमारी बारी होती है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर दो और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो 2 डॉटर सेल होते हैं, जो यहाँ पे 4C डीएनए होता है वो उसका आधा 2C और प्लस जो हमारा क्रोमोसोम नंबर रहता है 46, तो वो 23 आ जाता है। तो देखा जाए तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, लेकिन डीएनए का जो मटेरियल होता है वो सेम रह गया। मतलब डीएनए का जो अमाउंट है वो दोनों में 2C है, लेकिन इस अमाउंट से जो क्रोमोसोम नंबर बने वो 23 ही बनेंगे, 46 नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ आपको पता कर रहता है कि ज़रूरी नहीं है जब डीएनए मटेरियल डबल होगा तो हमेशा क्रोमोसोम नंबर भी डबल हो, या डीएनए मटेरियल अगर आधा होता है तो क्रोमोसोम नंबर भी आधा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 4C से 2C हो गया और क्रोमोसोम नंबर भी 23 हो गया। लेकिन जब आगे आप माइटोसिस में जब हम पढ़ते थे तो माइटोसिस में जैसे हमने माइटोसिस जब पढ़ा तो हमें पता था एनाफेज में होता है जब हमारी सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें 4C क्रोमोसोम मिल जाता, मतलब 2C ये और 2C ये क्रोमोसोम मिल जाता है, प्लस 2N ये भी होता है क्रोमोसोम और ये भी 2N क्रोमोसोम होता है। डीएनए मटेरियल भी डबल है, मतलब 2C है, और क्रोमोसोम नंबर क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होकर के डबल क्रोमोसोम बना दिए। जबकि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं पहले फेज में, जो कि अभी हम आगे आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आप बस इतना यहाँ पे देख लीजिए कि 4C से 2C मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हो गया और प्लस क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाता है। फिर ये जो होता है, ये एक सेल जो डायड ऑफ द सेल, 2 डॉटर सेल जो बनी है उसमें से एक सेल जो होगा, दोनों सेल मतलब अलग अलग मियोसिस 2 में जाते हैं। मियोसिस 2 में जाएंगे तो जब ये मियोसिस 2 में जाते हैं तो इसमें इंटरफेज नहीं होता, इसमें जो दूसरी मियोसिस 2 होता है उसमें इंटरकाइनेसिस आता है, 2 मियोसिस के बीच का फेज होता है। उस फेज में जो डीएनए मटेरियल का रेप्लिकेशन नहीं होता, लेकिन हमारे ऑर्गेनेली जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ये सब डबल हो जाते हैं। ये शॉर्ट होता है। फिर इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है और 4 डॉटर सेल होती हैं जो कि इस डीएनए का आधा होती है, लेकिन हमारा क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो इनमें सेम होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि जो हमारा मियोसिस 2 प्रोसेस होता है तो जो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम होता है, लेकिन जो डीएनए रहता है, ये जो 2C रहता है, वो आफ्टर साइटोकाइनेसिस वो CC में मतलब डिवाइड हो जाता है, आधे में हो जाता है, जबकि क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। लेकिन जो हमारा मियोसिस फर्स्ट होता है, जब वो साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसका जो अमाउंट होता है वो हमारे पेरेंट सेल के डीएनए के अमाउंट के सेम होता है, लेकिन जो क्रोमोसोम होता है वो हमारे पेरेंट सेल जिसमें 46 का उसका आधा होता है, 23। और जो हमारा मियोसिस 2 के बाद जो हमारा डीएनए बनता मतलब सेल बनता है, डॉटर सेल बनती है साइटोकाइनेसिस के बाद, जो ये साइटोकाइनेसिस के बाद जो ये सेल होता है और वो जो हमारा पेरेंट सेल होता है उनमें देखा जाता है तो उसका डीएनए भी इसका आधा होता है, क्रोमोसोम भी आधा होता है। तो इसलिए मियोसिस के पूरे प्रोसेस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, मतलब डीएनए का भी आधा हो जाना और क्रोमोसोम का भी आधा हो जाना, तो ये एक रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। तो इसलिए हमारे गैमीट्स में आधा क्रोमोसोम और आधा डीएनए होता है पेरेंट सेल के मुकाबले। फिर आधा और आधा दोनों पेरेंट्स का मिल करके एक पूरा डीएनए का सेट और एक मतलब सेम सेट ऑफ द क्रोमोसोम फॉर्म हो जाता है सेम डीएनए कंटेंट से। अब हम मियोसिस के बारे में कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे। कुछ पॉइंट वहाँ पे आपको कंफ्यूज करेंगे, मैंने इसीलिए आपको कहा है ताकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो कि मैम ये क्या रही है और आगे मुझे कैसे ये पता चलेगा। तो अब हम उसके बारे में आपको एकदम डिटेल में बताएंगे, जो चीज़ मैंने बहुत जल्दी वहाँ पर बताई है कि ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि मुझे आगे उसको एक्सप्लेन ही करना था। तो वहीं पर अगर हम सारा एक्सप्लेन कर दें तो फिर आगे आपकी नोट्स कैसे तैयार होती। तो अब हम बात करते हैं मियोसिस 1 की। इसमें सबसे पहले हमने इंटरफेज में अपना देखा, उसमें G1S और G2 फेज जाने के बाद अब कैरियोकाइनेसिस की बारी आती है। कैरियोकाइनेसिस 1 देखा जाता है। कैरियोकाइनेसिस 1 का प्रोफेज 1, ठीक है,
कैरियो हमने पता था प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 होता है, इसी तरीके से प्रोफेज 1 की बारी होती है। ये लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस, क्योंकि उसका जो माइटोसिस का प्रोफेज होता है बहुत सिंपल होता है, लेकिन इसका जो प्रोफेज 1 होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मियोसिस का प्रोफेज 1 बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें सब डिवीजन हुआ रहता है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस, और इस पांचों प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, और इसी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे ये पांचों स्टेज मतलब हम डिफाइन करते हैं। तो आपसे कह सकता है कि प्रोफेज 1 जो मियोसिस का होता है उसमें जो 5 स्टेज होती हैं वो किसके बिहेवियर पे डिपेंड होती हैं, तो वो क्रोमोसोम के बिहेवियर पे, क्रोमोसोम के बेसिक पे हम इस पांचों स्टेज को डिवाइड करते हैं कि इन पांचों स्टेज में कैसा कैसा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेप्टोटीन की। लेप्टोटीन जो होता है वो अर्ली प्रोफेज होता है, सबसे पहला प्रोफेज का जो मेन सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है लेप्टोटीन। इसमें क्रोमोसोम का कंपैक्शन कंटिन्यू होता है, मतलब क्रोमैटिन से कंपैक्शन होते होते क्रोमोसोम की तरफ हमारा डीएनए बढ़ता है थ्रू आउट द लेप्टोटीन, मतलब क्रोमोसोम का जो कंपैक्शन होता है वो पूरी लेप्टोटीन की स्टेज में देखने को मिलता है। क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, आपको लाइट माइक्रोस्कोप की प्रेजेंस में आपका क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। अब आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि लाइट माइक्रोस्कोप मेंशन है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो एल और लिप्टोटीन, एल मतलब लाइट माइक्रोस्कोप हो गया। लिप्टोटीन के बाद अब बात करते हैं जाइगोटीन की, दूसरे फेज पे चलते हैं, प्रो फेज के लिप्टोटीन के बाद अब हम चलते हैं जाइगोटीन के बाद। कुछ लोग ऐसा रहता है ट्रिक इसमें याद करवा देते हैं कि लिप्टोटीन जाइगोटीन की कुछ ट्रिक होगी। मेरा मानना है ट्रिक जैसी कोई भी चीज़ कंपटीशन में काम नहीं आती, स्पेशली बायो में, क्योंकि उस टाइम आप इतना पैनिक में रहते हैं, जो चीज़ आपको टू द पॉइंट याद रहती वही आपके काम आती है। तो आपको ट्रिक से बेहतर है आप 15 से 20 बार आप इसको प्रोसेस को बार बार पढ़िए, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। तो आप इसको कई बार जब बार बार पढ़ेंगे और इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करेंगे आपको ऑलरेडी वो याद हो जाएगी, तो ट्रिक की जरूरत है नहीं। मतलब अब बात करते हैं जाइगोटीन की। पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम अकर सिनेप्सिस, जैसे हम देखते हैं ये हमारा सेल है, मान लेते हैं कि इसके पास 4 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है, 2n इक्वल्स टू 4, इसके पास 4 क्रोमोसोम है। तो ये एक क्रोमोसोम, ये इसका सेट होमोलॉगस क्रोमोसोम का ऐसे सिनेप्सिस बनता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि क्यों ये डबल, कब ये डबल बनेंगे, तो ये डबल बनने की कंडीशन है ये दोनों क्रोमोसोम जो होंगे वो होमोलॉगस होंगे। सिनेप्स बनना पेयरिंग होने की कंडीशन होती है कि जो दो क्रोमोसोम आपस में सिनेप्सिस क्रिएट करते पेयरिंग कर रहे हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम होने चाहिए। होमोलॉगस क्रोमोसोम में होता क्या है कि उन दोनों के जो लोकस होते हैं उसमें सेम सेट ऑफ जीन्स पाए जाते हैं, लोकेशन ऑफ जीन इज सेम ऑन दोज क्रोमोसोम। ऐसा क्रोमोसोम का पेयर जिसमें अगर ये आई कलर है, जैसे बी एक आई कलर है, ब्लैक आई कलर है, और स्मॉल बी जो है ब्लू आई कलर है, तो इस आई कलर की ही सेम लोकल सेम पोजीशन पे दोनों क्रोमोसोम की आई कलर की ही जीन प्रेजेंट हो, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो उन होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो पेयरिंग होती है वो जाइगोटीन स्टेज में होती है। तो आपसे पूछ सकता है सिनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर एट द फेज ऑफ जाइगोटीन, जाइगोटीन स्टेज में ये होता है। इस जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है इसे हम बाईवैलेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं और 2 सेंट्रोमियर होते हैं, एक सेंट्रोमियर है, ये एक सेंट्रोमियर और ये 2 क्रोमोसोम। आप कह सकते हैं कि ये 2 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 सिस्टर क्रोमैटिड हो, कभी कभी एक सिस्टर क्रोमैटिड भी देखने को मिलती है, वो है एनाफेज में। एनाफेज में हमें कभी एक सिस्टर क्रोमैटिड होगी। तो क्रोमैटिड का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ डीएनए, जब इसमें देखते तो हमारा डबल डीएनए अमाउंट होता है, इसमें देखेंगे तो सिंगल डीएनए अमाउंट होगा, लेकिन ये भी एक क्रोमोसोम माना जाएगा, ये भी एक क्रोमोसोम मानेगा। हमेशा ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि अगर ये जो सिस्टर क्रोमैटिड डिवाइड हो गई तो क्या ये अब आधा क्रोमोसोम रहेगा, तब भी ये एक क्रोमोसोम अलग बनेगा और ये एक क्रोमोसोम अलग बनेगा। ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। तो ये जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड इसलिए है क्योंकि जो हमारा एस फेज जो हमने पीछे इंटरफेज से बाद हम यहाँ पे पहुंचे हैं उसमें जो हमारा डीएनए था वो डबल हो गया था, तो एक जो अमाउंट ऑफ डीएनए का ये एक सेट हो गया, एक अमाउंट ऑफ डीएनए का ये दूसरा सेट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड दिखती है और दोनों को मिला के 4 क्रोमैटिड मिलती है जिसे हम टेट्राड कहते हैं। तो ये जाइगोटीन का स्टेज हो गया। अब जाइगोटीन के बाद हम अभी इसको जाइगोटीन को हम देखते हैं कि अगर हमें जाइगोटीन स्टेज को देखना हो तो हम कौन से माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। मीन्स जाइगोटीन स्टेज को देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप का यूज करा जाता है वो इलेक्ट्रॉन को, और लिप्टोटीन को जो यूज किया जाता है वो होता है लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है,
लाइट माइक्रोस्कोप, और इसमें जाइगोटीन में हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं उसकी स्टेज को देखने के लिए। क्रोमोसोम का सिनेप्सिस कॉम्प्लेक्स जो होता है, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, जैसे ये दो क्रोमोसोम हुए, होमोलॉगस क्रोमोसोम में, इन दोनों के बीच में एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, जो कि बाइवेलेंट और टेट्राड की तरह दिखता है। ये हो गया। अब हम तीसरा स्टेज देखते हैं, पैकिटीन, लॉन्गर देन लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन। आपसे पूछ सकता है कि जो ऊपर के दो स्टेज हुए, लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन और पैकिटीन, इन तीनों में से सबसे लॉन्गेस्ट फेज पैकिटीन है, जाइगोटीन है या लिप्टोटीन है? तो आपको बताना वो पैकिटीन है। तो क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, जेनेटिक मटेरियल का चेंजेस होता है, ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। तो इसमें देखा जाता है, जब आप ना जाइगोटीन पे जो टेट्राड देखते हैं तो वो आपको दिखेगा लेकिन बहुत हल्का, उसकी मॉर्फोलॉजी अगर आपको कंप्लीट डिटेल में देखनी होगी तो आप मोर प्रेफर कीजिएगा पैकिटीन का, क्योंकि इसमें बहुत क्लियरली चारों सिस्टर क्रोमैटिड्स की जो आर्म होती है वो दिखती हैं। तो 4 क्रोमैटिड डिस्टिंक्टली विजिबल इन द पैकिटीन स्टेज, टेट्राड क्लियरली विजिबल। तो आपको कहेगा कि टेट्राड विजिबल कब होते हैं? जाइगोटीन स्टेज में, लेकिन क्लियरली विजिबल होंगे पैकिटीन स्टेज में। एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होता है जिसमें रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज होता है। आपसे ये क्वेश्चन अगला पूछ सकता है कि कौन से प्रोसेस में एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है? तो वो पैकिटीन स्टेज होती है जिसमें रिकॉम्बिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। कौन सी स्टेज? पैकिटीन स्टेज में रिकॉम्बिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। देखो ये हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारा सेल है, इसके पास ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा होमोलॉगस क्रोमैटिड। ये सिस्टर क्रोमैटिड और ये दो मतलब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में हमारा जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है, मतलब ये इसमें चला जाएगा, ये इसका कुछ, जैसे ये दो क्रोमोसोम हो गए होमोलॉगस मान लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ रेड मटेरियल वाला इसका आ गया और यहाँ पे ग्रीन मटेरियल वाला मतलब डीएनए यहाँ चला गया, और ये आपस में ऐसा दूर दूर ना रह करके ये ऐसा एक तो ऑलरेडी ये पेयर में रहते हैं, तो ये ऐसा नोड्यूल मतलब आधा हिस्सा ऐसे नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, दोनों का जेनेटिक मटेरियल्स इधर से भी एक्सचेंज हो जाता है और इधर से भी एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक सिस्टर क्रोमैटिड, इन दोनों को सिस्टर का क्रोमैटिड करेंगे और इन दोनों को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है एट द साइड ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, ये नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द पैकेटिंग, जैसे ही पैकेटिंग स्टेज खत्म होती हो तो ये रिकॉम्बिनेशन भी का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाता है, अब कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा आगे चल के। फिर लिखता है लीविंग क्रोमोसोम अटैच एट द साइट ऑफ द क्रोमोसोम। जब आप ना जब जब धीरे अब जब ये रिकॉम्बिनेशन हो गया, अब धीरे धीरे ये चीज़ सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स होगा, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू होंगे। जैसे ही ये पूरा प्रोसेस, जैसे ये पूरा सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा तो अगला स्टेज की शुरुआत हो जाती है जिसे हम डाइकाइनेसिस कहते हैं। तो जब वो डाइकाइनेस शुरू होता है उससे पहले सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को मिलता है ये क्रॉसिंग ओवर टाइप का एक्स शेप स्ट्रक्चर, ऐसे एक्स शेप स्ट्रक्चर। तो वही कहा है लीविंग क्रोमोसोम अटैच एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। जैसे ही पैकेटीन खत्म होता है, खत्म होने के जस्ट पहले हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा, तो वही हम कहते हैं कि हाँ अब ये पैकेटीन खत्म हो गया है और अगला स्टेज डाइकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। डाइकाइनेसिस स्टेज जो होता है उसकी स्टार्ट होने के ही लिए ही ये उसका मार्किंग पॉइंट ही ये बताया जाता है कि जो सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया होगा और एक्स शेप स्ट्रक्चर चियाज़माटा फॉर्म हो गया होगा। तो तुरंत मान लेंगे कि डाइकाइनेसिस स्टार्ट हो गया है। तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ द लेप्टोटीन। जैसे ही सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हुआ तो पैकेटीन वहीं से खत्म हो जाता है और अगला स्टेज जो कि डाइकाइनेसिस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये एक अलग हो गया और ये अपना अलग हो गया, ये अलग हो गया, लेकिन ये और ये आपस में ऐसे एक्स शेप चियाज़माटा स्टेज बनाए रहते हैं। तो ये अब हम कहेंगे अब ये डाइकाइनेसिस स्टेज चल रही है, मतलब आ गई है। और कुछ ऐसे वर्टिब्रे होते हैं जिसमें ये जो डाइकाइनेसिस स्टेज होती है वो मंथ टू ईयर लॉस्ट होती है। हम अपने मेल फीमेल गैमीट के बारे में बात करते हैं, जो oocytes होती हैं, जो फीमेल गैमीटिक सेल्स होते हैं oocyte, वो जब गैमिटोजेनेसिस में जाते हैं तो वो डिप्लोटीन स्टेज में, जैसे हम जो एम्ब्रियो होता है जब हम अपने मॉम के वॉर्म में रहते हैं तभी हम डिसाइड हो जाता है कि आगे हम जब हम दुनिया में आएंगे, जब हम बर्थ लेंगे तो उसके बाद जब हम प्यूबर्टी के एज तक पहुंचेंगे उसके बाद जो हमारा रिप्रोडक्टिव मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी उसमें जो आगे चल के
मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग से लेकर के मेनोपॉज तक जितने भी एग बनने हैं वो सब डिसाइड हो जाता है हमारी जब हम एम्ब्रियो होते हैं। तो इसलिए उस टाइम जो हमारा गैमेटोजेनेसिस के एक फेज होता है, डिप्लोटिंग यही स्टेज उसमें, क्योंकि मियोसिस प्रोसेस गैमेट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, तो हमारा जो ऊ साइड होता है वो गैमेटो डिप्लोटिन स्टेज में स्टॉप होता है। जब हम एम्ब्रियो से लेकर के मतलब प्यूबर्टी तक पहुंच जाते हैं तब ये स्टेज कंप्लीट होकर के डाइकेनेसिस स्टेज में उस टाइम ट्रांसफर होता है। तो अभी आपको ये चीज़ सुन करके, अगर आप नए होंगे, अगर आप ड्रॉपर होंगे, तो आपको चीज़ें कुछ अच्छे कुछ हद तक तो समझ में ही आ रही होंगी, लेकिन आपको अगर अभी नहीं समझ में आता तो इसको आप बहुत ज़्यादा सीरियसनेस से नहीं लीजिएगा। बस ये देख लीजिएगा कि इन ऊ साइड फीमेल गैमेटिक सेल के लिए यूज करते हैं। इन ऊ साइड्स ऑफ द सम वर्टिब्रेट इट मे बी लास्ट फॉर मंथ टू ईयर, एक मंथ से ईयर तक के लिए खत्म हो सकता है या रुका हो सकता है। फिर डिप्लोटिन हो गई और डाइकेनेसिस की बारी आती है। तो हाँ, ये कह रहे थे कि अगर आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ जो मैम ने बताई है कि एम्ब्रियो में मतलब एम्ब्रियो रहते तब डिसाइड हो जाता कितने गैमीट कितने एक्स सेल का फॉर्मेशन होगा, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अगर हम आगे जब फर्दर और भी चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे तो एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी चैप्टर होगा, तो जब हम उस चैप्टर पे आएंगे तो हम आपको उसका एक एक पॉइंट इतने क्लियरली आपका माइंड सेट कर देंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी आप इसको बस लर्न कर लीजिए, उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा। एट द एंड आपको जब नीट देना तो आप तो पूरे सिलेबस के साथ जाएंगे। फिर मतलब लास्ट स्टेज जो होता है वो डाइकाइनेसिस होता है। इसे हम लेट प्रोफेज कहते हैं, रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मतलब अब ये डाइकाइनेसिस जब आया तो अब ये कहेगा कि अगला स्टेज जो आने वाला है वो मेटाफेज है। क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाता है। अब लास्ट में जो क्रोमोसोम होगा वो पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बना लेगा। मियोटिक स्पिंडल फॉर्म हो जाते हैं। मियोटिक स्पिंडल होता है कि जो ये हमारा है सेल, ये हमारा है न्यूक्लियस का, मतलब मान लेते हैं कि हल्की सी, मतलब अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मान लो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली खत्म हो गई है, ये हमारा क्रोमोसोम है। इसी तरीके से हम अगर ह्यूमन बीइंग के लेते तो इसी तरीके से 23 पेयर ऐसे बनती हुई चली जाती है। ये हमारा सेंट्रियोल है। ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करने लगता है, इसे कहते हैं स्पिंडल फाइबर। माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन अपने बाहर से बाहर फेंककर एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बना लेती है जो माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन होती है, जो कि अभी हम आपको पिछले वीडियो में उसमें प्रोफेज मियोसिस माइटोसिस के एक्सप्लेन कर दिए। सेम वैसे ही यहाँ पे भी स्पिंडल अपैरेटस का फॉर्मेशन होता है। बाय द एंड जब ये प्रोफेज कंप्लीटली एंड होता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब कंप्लीटली खत्म हो जाता है। जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं सारे ऑर्गेनली, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। और फिर टर्मिनाइजेशन ऑफ द चास्माटा, जो यहाँ पे एक्स शेप का स्ट्रक्चर जो डाइकाइनेसिस में, वो भी खत्म हो जाता है। देखो दोनों अलग अलग हो गए, इसमें कुछ इसका जेनेटिक मटेरियल आ जाता, मतलब अलग हो जाता है, और इसका अलग हो जाता है, मतलब कुछ इसमें का इसमें चला जाता है, इसमें का इसमें जेनेटिक मटेरियल चला जाता है। तो अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। प्रोफेज 1 हो गया, कैरियोकाइनेसिस 1, मियोसिस 1 का हो गया। अब हम करते हैं मेटाफेज की बारी। मेटाफेज 1 को स्टडी करते हैं। मेटाफेज 1 में बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट, मतलब ये हमारा एक सेल है। सेल में हमारा जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो ऐसे अलाइन हो जाते हैं, इस तरीके से वो अलाइन हो गए पूरा मिला जुला के, ऐसे पूरे 23 पेयर इक्वल्स टू 46। ह्यूमन में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन एट द एंड हमें अपनी बॉडी से ही हमेशा एग्जाम्पल लेने चाहिए। तो ये हमारा पूरा क्रोमोसोम अलाइन हो गया। होमोलॉगस क्रोमोसोम एक प्लेट पे, एक प्लेन रहती, इक्विटोरियल प्लेन ऐसे करके मान लेते हैं, एक प्लेन पे अलाइन हो गया। माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर अटैच। तो देखो ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके साइड में एक डिस्क शेप होती है स्ट्रक्चर, जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। ये हमारा सेल है, सेल में हमारा ये सेंट्रियोल है। ये अपने अंदर से माइक्रोट्यूब्यूल देता है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल जा करके हमारे काइनेटोकोर ऑफ द ईच होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम इस साइड से, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के इस साइड से जाकर के अटैच हो जाते हैं। तो यही कह रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। इस होमोलॉगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे जाकर के वो अटैच हो गए। तो हम ये कहेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर की, हाँ, मेटाफेज 1 अब कंप्लीट हो गया।
जब ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो गए होमोलॉगस का 23 पेयर और माइक्रोट्यूब्यूल जा करके काइनेटोकोर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम से अटैच हो गए, तो कहेंगे मेटाफेज 1 हो गया। अब एनाफेज 1 पे ट्रांसफर होने की बारी आ गई। अब हम एनाफेज 1 में हमारा वो जो मेटाफेज 1 वाला था कि ऐसे ऐसे अलाइन हो गए और हमारा स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जाकर के अटैच हो गया। ठीक है, अब आती है यहाँ पे इस टाइम जो हम मान लेते हैं अगर हमारा एक ह्यूमन का पेरेंट सेल है, ये ग्रो हुआ, तो जब पेरेंट सेल ग्रो हुआ तो शुरू में इसके पास 2C DNA था और 2N मान लेते हैं 46 था। जब ये ग्रो हो गया तो इस टाइम इसके पास 4C DNA है और अभी भी इसके पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 46। ठीक है, 23 पेयर है क्रोमोसोम, लेकिन जो DNA है वो 4C है, मतलब DNA का अमाउंट जो S फेज में डबल हो गया था तो ये 4C हो गया। जब हम एनाफेज पे आते हैं, ये हमारा एनाफेज आ गया, तो ये जो होगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल हो जाएंगे वो ऐसा स्प्लिट हो जाता है। जो हमारा ये जो सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर सॉरी एनाफेज 1 है ना, तो यहाँ पे हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल होगा वो शॉर्ट होने लगेगा, मतलब ऐसे आपस में खींचने लगेगा। खींचने के बाद जो हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाएगा। The homologous chromosome separated while the sister chromatid remain associated at the centromere। तो एनाफेज 1 और माइटोसिस के एनाफेज में ये डिफरेंस होता है कि जो माइटोसिस का एनाफेज होता है उसमें सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम स्प्लिट होते हैं। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और जब वो अपने अपोजिट पोल पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेटेड एट देयर सेंट्रोपोर और अलाइन एट देयर and appear at opposite pole। अपोजिट पोल पे वो दिखने लगते हैं, जैसे ये हमारा दोनों पोल है और यहाँ पे हमें दोनों ये क्रोमोसोम ऐसे दिखेंगे। यहाँ पे हमारा अब इस टाइम जो यहाँ 46 क्रोमोसोम था वो अभी भी 46 ही रहेगा, क्योंकि देखो ये जो 23 इधर गए और 23 इधर गए, तो 23 गए इधर गए 23 इधर गए, तो अभी भी ये 23 मिला करके टोटल जो होते हैं 46 क्रोमोसोम ही है अभी इस सेल के पास। और जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो 4C है, मतलब 2C इधर और 2C इधर। ठीक है, ये जो पेरेंट सेल का 2C था वो अभी भी 2C। यही चीज आपको अगर आपसे पूछता है कि जैसे माइटोसिस का जो एनाफेज होता है उसमें मेटाफेज का जो क्रोमोसोम का डबल होता है एनाफेज के क्रोमोसोम में, लेकिन जो मियोसिस का एनाफेज 1 होता है, जितने मेटाफेज में क्रोमोसोम होते हैं उतनी एनाफेज में भी क्रोमोसोम होते हैं। ये बहुत डिटेल में हम आपको बता रहे, कोई भी इतनी इजीली आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। इस टाइम जितने क्रोमोसोम है अभी भी इस एनाफेज के सेल में, जो हमारा सेल ग्रो हुआ है आफ्टर द इंटरफेज, उसके पास अभी भी 46 क्रोमोसोम है, जबकि माइटोसिस के एनाफेज में वो डबल हो गए थे। 46 का मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे तो वो 92 क्रोमोसोम एनाफेज में हो गए थे माइटोसिस में, लेकिन अभी भी 46 ही है। बट डीएनए का जो अमाउंट है वो 4C है, क्योंकि एक क्रोमोसोम के बाद 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीलोफेज की। एनाफेज के बाद टीलोफेज आता है, तो वो जो क्रोमोसोम जो यहाँ पे ये हमारा सेल है, यहाँ पे जो जो ये दोनों क्रोमोसोम अपना डीकंडेंस हो जाएंगे। ये वाला जो ऐसे ऐसे था वो डीकंडेंस हो जाएगा और क्रोमैटिन में बन जाएगा, मीन्स 2CA और 2CA हो जाएगा। अब ये क्रोमैटिड डीएनए में हो गया कन्वर्ट, अब वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर खत्म हो गया, तो क्रोमैटिन में बन गया। माइटोटिक स्पिंडल जो थे, जो कि बने थे, वो प्रोफेज में वो अब डिसॉल्व हो जाएंगे। न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म हो जाएगा, ये देखिए न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म होगा, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा इसके अंदर। और फिर उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस है वो अब साइटोकाइनेसिस में जाएगा। जब ये साइटोकाइनेसिस में जाएगा तो एनिमल सेल में फोरो मेथड और प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड से ये 2 सेल का फॉर्मेशन कर देंगे। और इस 2 सेल को जब हम देखेंगे तो इसमें 23 क्रोमोसोम बना था, इसमें भी 23 क्रोमोसोम बना था और 2C था। तो अब ये 2C प्लस 23 क्रोमोसोम और ये भी जो डीएनए होगा वो 2C 23 क्रोमोसोम। तो और जो हमारा पेरेंट सेल था ये 2C और प्लस 46 क्रोमोसोम इसमें थे, मतलब डीएनए का अमाउंट तो 2C था, लेकिन जो उस डीएनए से क्रोमोसोम बन रहे थे वो 46 थे।
और जो जब इंटरफेज के बाद ये एम फेज में आया तो उसमें जो क्रोमोसोम एम फेज से पूरा गुजरने के बाद जब साइटोकाइनेसिस हो गई, 2 डॉटर सेल बनी जिसे हम डायड ऑफ द सेल कहते हैं, उसके पास भी अमाउंट ऑफ डीएनए सेम था इस पेरेंट्स के, लेकिन उसमें जो क्रोमोसोम बने वो 23 बने, आधे हो गए, पेरेंट सेल के क्रोमोसोम के आधे क्रोमोसोम हो गए। जैसे डीएनए का एक ये भी क्रोमोसोम माना जाएगा और ये भी एक क्रोमोसोम माना जाएगा, लेकिन इसके पास जो डीएनए का मटेरियल होगा वो सी होगा, इसके पास जो डीएनए का मटेरियल होगा वो 2C होगा, क्योंकि इसके पास जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड की आर्म है, इसलिए ये सी क्रोमोसोम मटेरियल डीएनए मटेरियल है और ये 2C मटेरियल, लेकिन ये भी 1 क्रोमोसोम है और ये भी 1 क्रोमोसोम है। डायड ऑफ द सेल का फॉर्मेशन हो गया, डीएनए अमाउंट सेम एज द पेरेंट सेल बट द क्रोमोसोम नंबर हाफ, 23। तो अब ये मियोसिस 1 का मतलब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया और 2 डॉटर सेल तैयार हो गए। फिर अब ये जो डॉटर सेल है, जब मियोसिस के 2 फेज होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तो 2 मियोसिस के बीच का जो फेज होता है जिसे हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, मतलब एक मियोसिस से दूसरे मियोसिस 1 से मियोसिस 2 तक जाने से बीच में हमें इंटरकाइनेसिस फेज देखने को मिलता है। ठीक है, देखो लिखा है इन सम केसेस क्रोमोसोम अंडरगो सम डिस्पर्जन डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे कि ये देखो, ये हमारा सेल है, जब ये टीलोफेज में जब ये हमारा क्रोमोसोम डीकंडेंस होता है तो उस टाइम पूरा क्रोमोसोम पूरी तरीके से नहीं डीकंडेंस होता, कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा रहता है वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाए रहता है, ठीक है, क्योंकि उसको फिर जाकर के प्रोफेज में कंडेंस होना है। जैसे अब तुम्हें पहले पानी गिराओ फिर पानी भरो, इससे अच्छा पानी गिराओ ही मत, थोड़ा गिराओ ताकि तुम्हें भरने में आसानी रहे। तो इसी तरीके से वो क्रोमोसोम पूरी तरीके से क्रोमैटिन में ना कन्वर्ट होकर टीलोफेज में वो कुछ स्टेज तक का मतलब अपना कुछ मतलब थोड़ा अमाउंट क्रोमैटिन में कन्वर्ट पूरी तरीके से डीकंडेंस नहीं होता है, वो इंटरफेस के न्यूक्लियस में एकदम मतलब कह सकते हैं ना एक्सटेंडेड स्टेट में नहीं जाता है, एकदम जैसे एकदम क्रोमैटिन में नहीं कन्वर्ट होता है, कुछ मतलब सम हाउ उसके पास कह सकते हैं डीएनए अभी भी कंडेंस फॉर्म में रहता है कुछ सम केसेस में। जब कुछ केसेस में जैसे मियोसिस अगर इसको करनी है तो उस टाइम उसका जो अपना डीएनए रहेगा, ये क्रोमोसोम जब टीलोफेज में पूरा डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन में ना जा करके थोड़ा अमाउंट क्रोमैटिन में जाएगा, बाकी पूरी तरीके से जैसे ये थोड़ा सा हुआ बाकी पूरा कंडेंस रहेगा। तो यही चीज का इन सम केसेस क्रोमोसोम अंडरगो सम डिस्पर्सन डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज, मतलब क्रोमैटिन स्टेज ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस, जैसे इंटरफेस का न्यूक्लियस नॉर्मल सेल का जो न्यूक्लियस का उसमें क्रोमैटिन होता है उसमें ना जा करके वो क्रोमोसोम में ही रहता है। तो ये कब होता है, जब मियोसिस गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा था, मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जाना रहता है, तो इस टाइम ये होता है। इंटरकाइनेसिस मतलब वो अभी हमने बताया कि जो शॉर्ट स्टेज होती है बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में, तो उसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस, स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन, शॉर्ट लिप्स होती है, छोटी सी होती है, इसमें कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, सिर्फ ऑर्गेनेली डबल होते हैं और प्रोफेज 2 से ये फॉलो हो जाता है, बहुत छोटा रहता है, जैसे आया तुरंत खत्म हो गया। अब मियोसिस 2 स्टार्ट होता है, जो हमारे एक पेरेंट सेल से 2 डॉयड सेल तैयार हुए रहते हैं मियोसिस 1 में, जिसके पास 2C 2n इज इक्वल टू 46, इसके पास 2C 2n जो होता है, यहाँ पे जो n का अमाउंट होगा वो 23 हो गया, 2n हो गया वो 23 हो गया, ठीक है। ये जो होगा अब ये मियोसिस 2 में जाएंगे दोनों सेल, तो वो फॉलो करते हैं प्रोफेज 2। जब इसका मियोसिस 2 इनिशिएट होता है इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, क्योंकि इंटरकाइनेसिस बहुत शॉर्ट पीरियड का रहता है, क्योंकि इसको डीएनए का डुप्लीकेट नहीं करना रहता, और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग एस फेज होता है, क्योंकि वो डीएनए बहुत लंबा होता है, अगर ह्यूमन बीइंग का हम ले ले तो 2.2 मीटर होता है, और उसका रेप्लिकेशन करना और एंजाइम इतने सारे इन्वॉल्व होकर के, तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो वो इसलिए बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता ही नहीं मियोसिस 2 के लिए, तो साइटोकाइनेसिस में इमीडिएट हो जाता है स्टार्ट साइटोकाइनेसिस के, यूजली बिफोर क्रोमोसोम फुल्ली इलोंगेटेड। वही चीज जैसे पूरा क्रोमोसोम क्रोमैटिन में नहीं कन्वर्ट हुआ रहता तभी ही एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि पूरा इंटरफेस के न्यूक्लियस में फेस के न्यूक्लियस जैसा न्यूक्लियस नहीं बन पाता है, क्योंकि अभी भी इसके पास जो ये डायड ऑफ द सेल है जो मियोसिस 2 में जा रहा है उसके पास अभी भी क्रोमोसोम है, यूजली बिफोर क्रोमोसोम फुल्ली इलोंगेटेड, मतलब क्रोमैटिन में नहीं कन्वर्ट होते हैं, क्रोमैटिन नॉट कन्वर्टेड।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है क्योंकि प्रोफेज 2 है, क्रोमोसोम बिकम कम्पैक्ट हो जाता है, सेम एज द माइटोसिस का फेज, जैसे माइटोसिस में प्रोफेज होता है उसी तरीके से मियोसिस 2 का प्रोफेज होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इजिली डिसअपियर होते हैं, इसमें वो स्टेज नहीं होती पैकेटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, ये सब बिल्कुल इसमें नहीं होता। मियोसिस 2 में सिंपल माइटोसिस की तरह होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, क्रोमोसोम कम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि मियोसिस 1 का जो फेज जो साइटोकाइनेसिस होता है उसके बाद जो मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, उस बीच में इतना टाइम गैप कम होता है कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो फुल्ली डिकंडेंस नहीं हो पाया रहता है, इंटरफेस के न्यूक्लियस के इतना नहीं डिकंडेंस हो पाया रहता है। फिर अब हम बात करते हैं मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 के बारे में। ऑल द क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर, जो हमारा डायड ऑफ द सेल डॉटर सेल होती है जिसमें डीएनए अमाउंट 2C होता है और क्रोमोसोम 23 है, 46 का 23 है, वो अब हमारे इक्वेटर प्लेट पे अलाइन होते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे अब माइटोसिस का प्रोसेस देखने को मिलता है। और 2 माइक्रोट्यूब्यूल जो कि अभी हम उसमें पता ही था कि प्रोफेज 1 में सेम टू सेम स्पिंडल अपरेटस जैसे हम प्रोफेज 1 में जो जैसे देखे थे, जो मियोसिस 2 का जो प्रोफेज होगा वो सेम टू सेम माइटोसिस का जो प्रोफेज होता है उसमें होता है। मीन्स क्रोमोसोम होता कंडेंस हो जाता है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, और मेटाफेज में हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम की काइनेटोकोर होती है उससे स्पिंडल फाइबर जाकर के अटैच हो जाते हैं। अब हम आपको एक बार पढ़ा चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो बहुत टाइम लेना इस पर ज़रूरी नहीं है। तो अब ये माइक्रोट्यूब्यूल जो हमारा स्पिंडल अपैरेटस बना रहता है उससे जाकर के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, और ये एक मेटाफेजिक प्लेट इक्वेटर प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं जिसे हम मेटाफेजिक प्लेट कहेंगे। इसमें 23 क्रोमोसोम ही होते हैं, ये जो पूरे क्रोमोसोम ये 23 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन माइटोसिस के जो टाइम पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी 20 इसमें 23 होंगे, क्योंकि यहाँ 23 वाला सेल गया है जिसके पास 23 क्रोमोसोम है और 2C डीएनए है। अब एनाफेज 2 में मेटाफेज 2 से ट्रांसफर होता है, बिगिनिंग विद द स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, मीन्स अब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी। मियोसिस 1 के जो एनाफेज 1 था उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम का होता था, उसी तरीके से मियोसिस 2 के एनाफेज में अब इस सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी। ये हमारा जो अलाइन होता है क्रोमोसोम, अब इसकी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी, और ये एनाफेज का जो ये होता है पोल ऑफ द न्यूक्लियर सिस्टर क्रोमैटिड्स, आप जब वो एनाफेज 1 मियोसिस का देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखती है, क्योंकि उसके पास 4 क्रोमैटिड होती है। ये एनाफेज 1 है, एनाफेज 1 क्रोमोसोम है, और ये एनाफेज 2 का है, देखने में ही डिफर हो रहा। तो अब यहाँ पे एनाफेज 1 है, ये एनाफेज 2 का वाला है, ये एनाफेज 1 वाला था, तो ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए। तो इस टाइम यहाँ पे जो 23 था, अब यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम आ गया, 23 क्रोमोसोम आ गया, और ये C और CAC, क्योंकि जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड थे वो 2C थे, अब ये एक सिस्टर क्रोमैटिड हुआ तो ये C हो गया, अभी भी ये एक क्रोमोसोम था, अभी भी ये एक क्रोमोसोम है, तो ये अभी भी 23 क्रोमोसोम है, अभी भी 23 क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें C अमाउंट है क्योंकि इसमें सिर्फ एक सेंट्रोक्रोमैटिड है, इसमें 2C अमाउंट था क्योंकि इसमें 2 सेंट्रोक्रोमैटिड है। तो एनाफेज के बाद इसके पास 23 क्रोमोसोम मतलब अभी भी 46 है और प्लस 2C डीएनए है, तो इसमें 23 से 46 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। एनाफेज 2 में 23 मेटाफेज में जो 23 क्रोमोसोम थे वो एनाफेज में 46 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए, लेकिन जो अमाउंट ऑफ डीएनए 2C था वो अभी भी 2C रहा। 2C डीएनए इसमें भी था, 2C डीएनए इसमें भी है, लेकिन इसमें 23 क्रोमोसोम थे, अब इसमें 46 क्रोमोसोम हो गए, क्योंकि इसके क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड वाले थे, इसमें जो क्रोमोसोम है वो सिंगल क्रोमैटिड वाले हैं। तो ये हो गया मेटाफेज, फिर एनाफेज। अब हम टीलोफेज की बात करते हैं। टीलोफेज में हमारा जो होता है डीकंडेंसेशन हो जाएगा। ये हमारा, मान लो ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, और हमारा जो 23 क्रोमोसोम है C और C है ये पूरा फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद मियोसिस एंड, क्रोमोसोम डीकंडेंस, क्रोमोसोम क्रोमैटिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमोसोम वंस गेट इनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और साइटोकाइनेसिस अकर होगी। सेल एनिमल सेल होगा तो फॉरो मेथड होगा, प्लांट सेल होगा तो सेल प्लेट मेथड होगा, और ये करके 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें 23 एक का जाएगा, 23 एक का जाएगा, C1 तो जो हमारा पेरेंट सेल शुरू से, ये डायड सेल हम देख रहे हैं,
तो ये हमारा पेरेंट सेल है, जो हम स्टार्टिंग में मियोसिस 1 की स्टार्टिंग में लिए थे, उस टाइम 26 2C था और 46 क्रोमोसोम था, और मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2 दोनों के बाद जो हमें देखने को मिला तो 23 और C, और ऐसे हमें 4 देखने को मिले। तो साइटोकाइनेसिस के बाद 4 हैप्लॉइड फॉर्म के सेल देखने को मिले। अब चैप्टर फिनिश होता है। आपको इस वीडियो को 2 बार देखना है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि माइटोसिस मियोसिस में इतना डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि मियोसिस में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और दोनों एकदम एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। मियोसिस 2 जो होता है वो सिंपल होता है, मियोसिस 1 बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर आपने माइटोसिस को बहुत अच्छे से एक बार देख लिया तो आपको मियोसिस 2 को दोबारा इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको वो बहुत ईजिली समझ में आएगा। लेकिन मियोसिस 1 जो माइटोसिस से बिल्कुल भी डिफरेंट होता है, और वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है मियोसिस 1। मियोसिस 2 सिंपल होता है और बहुत ईजिली हो जाता है। और अब आपको इस चैप्टर के एटलीस्ट 100 MCQ प्रैक्टिस करने हैं, और फिर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करके रिवीजन करते रहना है। और आपको ये बहुत एक लाइन आपको do hard work and do study a lot. Please subscribe and like my channel.